उसी को थोड़ा सा आगे लेते जाते जाए तो ऐसा महसूस होता है सर कि यहाँ पे नासिक में पर्जन्य शास्त्र के इस विषय पर भी बड़ा अच्छा अध्ययन हुआ है, और उसके बारे में भी आपने कुछ जानकारी और कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। जी, जो हमारे 10 शिल्प शास्त्र हैं उसमें जो दूसरा शास्त्र है वो जल शास्त्र है। जल शास्त्र यानी जल जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जल के बारे में हमारे पूर्व आचार्यों ने जो कार्य किया है, यह मुख्य रूप से हम उसे जल को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है वर्षा से प्राप्त जल, दूसरा वर्षा से प्राप्त जल जब भूमि में आता है तो भूमि के भीतर में जाकर के स्टोर हो जाता है, जिसे हम भूगर्भ जल कहते हैं। और तीसरा नदी जल। तो वर्षा, भूगर्भ और नदी, इन तीनों से अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार से हम जल का उपयोग करते हैं। यदि हम घर में हैं तो कुआं का उपयोग करते हैं, भूगर्भ जल का उपयोग करते हैं। यदि हम शहर में हैं, कोई नदी तट पे हैं, तो नदी जल का उपयोग करते हैं। और वर्षा ऋतु में जो है हमें निसर्ग से वर्षा जल प्राप्त होता है। तो वजह जी की जैसे ही एक विद्वान पंडित सुधाकर जोशी जी देवलाली नासिक से हुए हैं, जिन्होंने कि उन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन करके रेलवे में अपना सेवा दिया और रेलवे से रिटायरमेंट होने के बाद संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा का अध्ययन करके ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत को पढ़ना चाहा, परंतु महाराष्ट्र में कोई योग्य सूर्य सिद्धांत पढ़ाने वाला गुरु की अनुपलब्धता के कारण वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए और वहाँ के ज्योतिष विभाग में उन्होंने अनऑफिशियली, मतलब एक रजिस्टर्ड विद्यार्थी के रूप में नहीं, ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से एक जिज्ञासु के रूप में उन्होंने वहाँ के जो प्राध्यापक थे उनसे अनुमति लेकर के विद्यार्थियों के साथ बैठ करके उन्होंने सूर्य सिद्धांत का अध्ययन किया। और सूर्य सिद्धांत का अध्ययन के साथ अन्य ज्योतिष के ग्रंथ जैसे बृहत संहिता, भद्रबाहु संहिता और कृषि के भी ग्रंथ, कृषि पाराशर, जहाँ जल के बारे में वर्णन किया गया है, इन ग्रंथों को पढ़ करके वर्षा, जो हमारा वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, इसकी सटीक पूर्वानुमान फोरकास्ट करने की जो पद्धति थी, उस पद्धति को उन्होंने शास्त्रों से एक लंबे अवधि के बाद उसके जो 3 विभाग हैं, जिसे हम शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में भौम पद्धति, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में अंतरिक्ष पद्धति और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में दिव्य पद्धति कहते हैं। इन 3 पद्धतियों को उन्होंने शास्त्रों से निकाल करके उसे व्यवहार में लाया और कृषि कार्य में वो उपकारी हो, इस दृष्टि से जो पंचांग बनते थे वहाँ पे उन्होंने पर्जन्य का सटीक पूर्वानुमान दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो कृषि कार्य करने वाले जो हमारे कृषक हैं, उन्होंने इसका उपयोग करके अच्छे से जो है अपना फसल का उत्पादन किया। इस प्रकार उन्होंने शास्त्रों में जो हमारी ज्ञान है, जो कि काल के प्रभाव में सुप्त अवस्था में चली गई थी, उसे प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल फॉर्म में साइंटिफिक टूल्स का उपयोग करते हुए उसे हम कैसे समाज की उन्नति में उपयोग कर सकते हैं, जो भौतिक समृद्धि का विषय है, उस विषय को उन्होंने पर्जन्य वर्षा के माध्यम से जल शास्त्र के अंतर्गत पर्जन्य विद्या को फिर से स्थापित किया। ये बहुत ही उत्साहदायी है सर, क्योंकि धरोहर के स्वरूप में, हमारी परंपरा के स्वरूप में हम हमेशा जो देखते हैं या फिर सुनते हैं, वो एक तो मंदिरों के बारे में सुनते हैं, या फिर हमारे कुलाचार परंपरा जो बहुत बार हमारे परंपरा से चलती आई है, धरोहर, उसको उसके बारे में सुनते हैं, या फिर त्योहारों के बारे में सुनते हैं। शास्त्र जो है उनके बारे में धरोहर के स्वरूप में सुनना, ये बात बहुत ही ज्यादा उत्साह कारक है। और ये भी समझ में आता है अब ये सब सुनने के बाद कि इनका
मनुष्य जीवन में उपयोग होना भी, मतलब धरोहर का ये सिर्फ इतिहास में दबे रहना नहीं, उनका मनुष्य जीवन में उपयोग भी होना जरूरी है, और इस दृष्टि से भी बहुत बड़े विद्वानों ने कार्य किया है। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। जी, इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ और दिल्ली में प्रति सप्ताह हेरिटेज वॉक होता था, और मैं दिल्ली के कई स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर नवीना जाफा एक मैन है जिन्होंने हेरिटेज के ऊपर काम किया है, उनके नेतृत्व में दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित होते थे और मैं वहाँ पे नियमित रूप से जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अनुभव किया, धरोहर मतलब जो भी हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, कोई मंदिर है, कोई स्ट्रक्चर्स जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ है, वही हमारा धरोहर है। वो धरोहर का एक पार्ट है टेंजिबल फॉर्म में, जिसे हम विजुअलाइज कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल फॉर्म में, अदृश्य रूप में, वो शास्त्रीय परंपरा भी हमारी धरोहर है, जो काल के प्रवाह में लगभग जो 1000 वर्षों का जो विदेशी शासन भारत में रहा है, इस कालावधि में बहुत से शास्त्र और उससे पूर्व भी विभिन्न कारणों से हमारी शास्त्रीय परंपरा खंडित हो गई। तो यह खंडित तो हो गई, परंतु ईश्वर की कृपा से ऐसे गुरुजन विद्वान लोग जन्म लिए जिन्होंने फिर से उस पढ़े हुए शास्त्रों को अध्ययन किया और पुनर्जीवित करके हमें भारत की जो ज्ञान संपदा है, जो ज्ञान का जो धरोहर है, उससे हमारा परिचय कराया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये आज भी हमारे मेन स्ट्रीम शिक्षा में आ नहीं पाया है। इसके लिए जो एकेडमिक स्टडी होती है, भले ही वो संस्कृत विषय हो या प्राचीन शास्त्रों का हो, लेकिन वो केवल एक पक्ष को ही प्रस्तुत किया जाता है, आध्यात्मिक पक्ष को। लेकिन जो भौतिक समृद्धि के जो हमारे शास्त्र या हमारी जो परंपरा रही है, जो हमारी व्यवस्था रही है, ये मेन स्ट्रीम शिक्षा में नहीं आने के कारण आज हम उस मंदिर को, उस आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखते हैं और बहुत गौरवान्वित करते हैं, परंतु उसके पीछे जो सहस्र लोगों ने जो अपना योगदान दिया, जिन्हें हम शिल्पी कहते हैं, इंजीनियर के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, एक कारीगर के रूप में, और उनकी जो आधार थी, जो उनकी शिक्षा थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, उस विषय से हम अपरिचित हैं। तो इस विषय को भी जानना है। केवल टेंजिबल रूप में कोई वस्तु को देख करके गौरव अनुभव नहीं करना, अपितु उसके पीछे जो ज्ञान की जो धरोहर थी, जो शास्त्रीय परंपरा थी, उस विषय को जानना, और उसके साथ जो दृष्टि थी उसको निर्माण करने की, उस दृष्टि को भी समझना, तब जाकर के हम हेरिटेज को, धरोहर को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो यह दृष्टि हमारी होनी चाहिए, लेकिन इस दृष्टि का अभाव मुझे दिखाई देता है। सर क्या ये कह सकते हैं हम कि आज के समय में हेरिटेज से संबंधित जो अलग अलग समस्याओं से बहुत बार हम जूझते हैं, तो उसका भी यही एक कारण हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम टैकल करना चाहिए हमें कि वो दृष्टि को फिर से जीवित करना, उसको उस दृष्टि से उसको देखना। क्या हम ये कह सकते हैं कि यही एक कारण हो सकता है या और भी कुछ कारण है? जी, अभी स्थिति यह है कि हमारी जो मानसिकता है वो औपनिवेशिक मानसिकता, कोलोनाइज्ड माइंडसेट की है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उत्तराधिकारी के रूप में जो धरोहर हमें मिला है, जिस मानव जाति में, जिस मानव सभ्यता में हमने जन्म लिया है, उस मानव सभ्यता की एक दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, जीवन जीने का एक दर्शन है। उसी जीवन दृष्टि को लेकर के पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आज हम जिस जीवन दृष्टि में जी रहे हैं, ये पश्चिम की जीवन दृष्टि है, और जिस व्यवस्था को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय धरोहर है। तो आज पश्चिम का चश्मा पहन करके हम अपने आप को देख रहे हैं। तो भारतीय जो सभ्यता है, उस सभ्यता की जो जीवन दृष्टि है, और पश्चिम की जो सभ्यता है उसकी जो जीवन दृष्टि है, यह
अलग अलग है। तो भारतवर्ष को यदि हमें जानना होगा तो भारतीय दृष्टि को पहले समझना होगा। उस दृष्टि से जब हम भारतवर्ष को अध्ययन करेंगे तब हम अपने आप को सही रूप से सही ढंग से समझ पाएंगे। और इसी दृष्टि का अभाव आज हर एक विषय में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल, ये तो महसूस भी होता है जब आसपास देखते हैं। एक इसी से संबंधित थोड़ा सा अलग लेकिन अनुभव से एक जन्मा हुआ प्रश्न, एक ऐसे कहेंगे कि एक मन में चुभा हुआ प्रश्न पूछना चाहेंगे अगर आपकी अनुमति हो तो। जी। तो सर, जब हमने क्रियास ये एक छोटी सी संस्था शुरू करने का विचार किया था और उसके लिए कार्य करना आरंभ किया, तो हम हमारे जैसे ही और युवकों को ढूंढने के लिए निकले कि कौन हमारे साथ इसमें कार्य कर सकता है। तो हमें ये ऐसे लगा कि बहुत बार ऐसे उत्तर आ रहे हैं उनसे कि इसमें कार्य तो करना चाहते हैं हम, लेकिन इसमें कोई लाभ नहीं होगा, या फिर बहुत देर तक काम करना पड़ता है, बहुत समय तक, लंबे समय तक हम इसमें काम करते रहते हैं और फिर भी हाथ में कुछ नहीं मिलता। बहुत बार कुछ गलत अनुभव भी आते हैं। ऐसे ही नहीं कि हर बार कोई मदद कर दे, बहुत बार विरोध भी होता है। और इसके वजह से यह भी देखा हमने कि बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद भी धरोहर या फिर हमारी हेरिटेज के रिलेटेड हमारे ग्रंथों से संबंधित काम करने के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर अच्छा उत्तर नहीं आता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं लोग। तो एक तो ये है कि इसमें इनकम है नहीं ऐसा कहने वाले लोग हैं और इसलिए इस विषय में काम करने के लिए उत्सुक नहीं है। और दूसरा ये है कि बहुत काम करना पड़ता है, उसका फिर बाद में कुछ ये हो भी ना हो, उसके उसमें से कुछ मिले ना मिले, निराश हो जाते। तो ये निराशा या फिर ये जो है कि इसमें कोई सोर्स नहीं है, तो इन ये दो सवाल है सच पूछे तो लेकिन इनके बारे में हम क्या करें, इस निराशा को कैसे हैंडल करें? क्योंकि आपने बहुत फील्ड वर्क किया है, तो मुझे लगता है कि आपसे इसका उत्तर हमें जानना बहुत ही आवश्यक हो सकता है और हमें कुछ मिलेगा कि इस निराशा को कैसे हैंडल करें और इस सवाल का उत्तर कैसे दे, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे कि इसमें कुछ मिले। जी, वर्तमान जो हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सबसे पहली आवश्यकता होती है कि अपने जीवन को जीने के लिए हमारी एक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी आजीविका को निश्चित करना पड़ता है। जब आजीविका हमारी निश्चित हो जाती है तब हम कुछ कंट्रीब्यूट या कुछ अध्ययन करने की दिशा में, जो कि हमारे मुख्य जो हमारी एकेडमिक्स है उससे हट करके हम अपने पैशन के रूप में या हॉबी के रूप में जिसे हम परस्यू कर सकते हैं, उस दिशा में जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, गुरुजनों को पत्र लिखता था, तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि पहले आप अपनी आजीविका को निश्चित करिए। आजीविका निश्चित हो जाने के बाद आपको जो समय मिलेगा आप इन विद्याओं के अध्ययन में लगाइए, क्योंकि इन विद्याओं को लेकर के जीवन जीना रिसर्च स्कॉलर के रूप में ऐसे कर सकते हैं, परंतु ये सबके लिए संभव है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आजीविका की व्यवस्था करनी चाहिए। आजीविका की व्यवस्था करने के बाद फिर इस मार्ग में जब हम आगे आते हैं तो यह जो कार्य है ये बहुत ही पेशेंस और परसिवरेंस डिमांड करता है। इस कार्य को करने के लिए बहुत ही धैर्य चाहिए। धैर्य के साथ ही रिपीटेडली जो फेल्यूअर्स हमें मिलेंगे, उन फेल्यूअर्स को सफलता प्राप्त करने के लिए सीढ़ी के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए। बहुत से हमारे युवा साथी उत्साह में आते हैं, इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु यह गुण के अभाव में वो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते और इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो पेशेंस और परसिवरेंस जो है, यह गुण भी हमारे भीतर में होनी चाहिए। तीसरा एक जो प्रमुख विषय है वो है कि सही गाइडेंस। जब हम भारतीय विषयों के ऊपर कार्य करें
तो हमें भारतीय ज्ञान संपदा का पूर्ण रूप से परिचय होनी चाहिए कि हम भारतीय ज्ञान संपदा में किस विषय के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसका लिंक क्या है, उसके उपलब्ध रिसोर्सेस क्या है, टेक्स्ट क्या है। और चौथा जो चीज है वो है यथार्थ इतिहास। हमारा जो इतिहास है, जो आज हमें पढ़ाया जाता है, वो भी यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री जो है आज हमारे एकेडमिक्स में है, उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु एक लंबा समय लगेगा। हमारे भारतीय विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो भारतीय दृष्टि से इतिहास लिखा है, इसका भी यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। दर्शन है, उसकी भी सही जानकारी हमें होनी चाहिए। इस प्रकार से सबसे पहले हमारी आर्थिक व्यवस्था, दूसरा पेशेंस और परसिवेरेंस, तीसरा भारतीय ज्ञान संपदा का समग्रता से परिचय, चौथा यथार्थ इतिहास, और पांचवा भारतीय सभ्यता की जो जीवन दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है। इन मूलभूत 5 वस्तुएं यदि हमें प्राप्त होती हैं तो हम बहुत मतलब शीघ्र और बहुत सरलता से जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इस पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयुक्त हो सकता है आज के युवकों के लिए, हम सब के लिए भी। और इस मार्ग पर चलना है तो उतनी हिम्मत और उतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक छोटा सा सवाल नासिक के बारे में फिर से एक पूछना चाहूंगा। जैसे हमने नासिक की धरोहर, परंपरा, इन सब के बारे में देखा, ये वेदों का शहर माना जाता था, एक पवित्र शहर, तीर्थ क्षेत्र माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस ये तीर्थ क्षेत्र से वाइन कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा है। मतलब आज अगर बाहर देखे तो नासिक को तीर्थ क्षेत्र के से ज्यादा वाइन कैपिटल के तौर पे देखा जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब नासिक में था मैंने स्वयं इसे अनुभव किया और मुझे बहुत दुख हुआ कि इतिहास में रामायण महाभारत से लेकर के वर्तमान तक जो स्थान हमें नासिक का वर्णन मिलता है, आज वो एक दूसरा स्वरूप में हमें दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? कारण यह है कि जो भी शास्त्र हमारे हैं, आज उसकी कोई भी प्रासंगिकता, रिलेवेंस नहीं है। वेद विद्या जो है वो हमारा जो है वेद अध्ययन तक ही सीमित रह गया है, वेद पाठ करना। परंतु वेद विद्या तक पहुंचने के लिए हमें वेदों का अर्थ जानना पड़ेगा और उस अर्थ को व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो आज हमारा जो अध्ययन है वो पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारे जो वेद आदि जितने भी शास्त्र हैं उसकी प्रासंगिकता अभी खत्म हो गई है। ऐसे स्थिति में यह केवल एक सिंबॉलिक रूप में जो है आज हमारे सामने बचा हुआ है। तो यदि हमें अपने विषयों को व्यावहारिक रूप से लाना है, उसका महत्व विद्या के रूप में स्थापित करना है, तो वह दिन दूर नहीं है जब वेदाध्ययन के लिए पूरे देश और विदेश से लोग नासिक नगरी में आएंगे और नासिक फिर से विद्या की नगरी के रूप में, वेद नगरी के रूप में इतिहास में अपना स्थान जो अतीत में था वो वर्तमान में प्राप्त कर पाएगी। तो यह हमारा एक लंबा अवधि में वेद विद्या का ह्रास हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति दिखाई देती है। आज एक्सपोर्ट के रूप में वाइन एक्सपोर्ट में पूरे विश्व में नासिक का एक विशेष स्थान है, क्योंकि उस स्थान पर पहुंच करके उस आवश्यकता की पूर्ति की गई और लोग उस विषय को चाहते हैं, इसके लिए उसकी मांग बढ़ता गया। जब तक हम वेद विद्या को अपने जीवन में, अपने व्यवस्था में, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में वेद विद्या को स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक धीरे धीरे जो है यह पठन पाठन की भी परंपरा, स्थिति ऐसी होगी कि वो भी आने वाले समय में नष्ट होती जाएगी। इसका एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। अष्टाध्यायी के व्याख्याकार
महाभाष्य जो है उसमें 1131 वेद संहिता और शाखाओं का वर्णन है। 4 संहिता यदि हम उसमें निकाल दें तो 1127 शाखाएं थी अखंड भारतवर्ष में। पतंजलि आचार्यकृत महाभाष्य है और आज 4 संहिता और लगभग हमें 8 शाखाएं मिलती हैं। यानी 1127 से 8 हम निकाल दें तो 1119 शाखाएं जो हैं वो समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हुई? क्योंकि हमारी जो सीमा भारतवर्ष की थी वो धीरे धीरे संकुचित होती गई। वो जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले जो विद्वज्जन थे वो कटते चले गए, अलग अलग होते गए। 1 सहस्र वर्षों का पराधीन काल हमारा रहा है, तो यह आज खत्म होती जा रही है। तो इसके लिए हमें अपने वेद विद्या को सही रूप से जानना होगा और अपने शास्त्रों को जो है प्रायोगिक रूप से समझना होगा। इस दृष्टि से हमने वैदिक शिल्प प्रतिष्ठान नामक एक समूह का निर्माण कर वेद विद्या और शिल्प विद्या को समाज के सामने प्रस्तुत करने का कार्य जो हमारे पूर्व आचार्यों ने किया था उसे फिर से जो है आरंभ किया है। तो ग्रंथों का अध्ययन या फिर जो भी हमारा परंपरा है उसको व्यवहार में लाना, यही एक चाबी हो सकती है इसको आगे बढ़ाने की। और ये बहुत ही बढ़िया चीज हमें आज आपसे सुनने को मिली है। जो भी लोग ये देख रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे भी ये विनती करता हूँ कि ये एक सूत्र के रूप में हम ले सकते हैं कि जब तक हम हमारी धरोहर, हमारी परंपरा ग्रंथ जो है वो हम व्यवहार में नहीं लाते, तब तक उसको आगे बढ़ाना या फिर उसका उन्नत स्वरूप फिर से देखना, ये बात शायद संभव ना हो पाए। तो उनको व्यवहार में लाना ये एक चाबी है। तो इसी के साथ सर हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आप अब इस समय आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो नियर फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं? जी देखिए, अपने धरोहर को जानना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उसका कर्तव्य है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। इस रूप से मैंने जो आपको विषय बताया वेद विद्या का और शिल्प वेद का, जो हमारा मूल आधार है, हमारी धरोहर की जो ज्ञान संपदा का मूल आधार है, इस वेद विद्या को पुनरुद्धार करने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। और उसके बाद कई विद्वान, जिसमें पंडित शिवकर बापूजी तलपदे, पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आदि कई विद्वानों ने वेद विद्या के विषय में कार्य किया। तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं उन कार्यों को अध्ययन कर रहा हूँ और उनके कार्य से लगभग 100 वर्षों का आज अंतर फासला जो है आज के समय में दिखाई देता है। और इस 100 वर्षों में वह कार्य जो है वो भी सुप्त हो गए, पुस्तकों में कहीं लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी ऐसी हमारी वेद विद्या या हमारी शिल्प विद्या की पुस्तकें हैं। तो उन कार्यों को अध्ययन करना, उसको समझना और समाज के सामने पूर्व आचार्यों के कार्यों को प्रस्तुत करना, इस दृष्टि से वेद विद्या और शिल्प के विषय में जो हमारे गुरुजन हैं उनके कार्यों को अध्ययन करके युगानुकूल रूप से उसको फिर से प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उसको प्रस्तुत करने का जो है कार्य, उस कार्य में मैं लगा हूँ। वेद विद्या के विषय में जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, पंडित शिवकर बापूजी तलपदे जी, पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी आदि विद्वानों ने काम किया है। और उनके पुस्तकों से आज की पीढ़ी, या कह सकते हैं कि गत 100 वर्षों से वो पुस्तक जो है समाज के सामने आए नहीं है। गत लगभग 5 पीढ़ी जा चुकी है जिनको कि यह वो इस वेद विद्या के कार्य से वंचित रह गई है। उसी प्रकार शिल्प विषय में जो कार्य वजह जी ने किया है 1929 के बाद, लगभग 90 वर्षों के बाद उस कार्य को हमने फिर से प्रस्तुत करने का कार्य किया और
2019 दिसंबर में वजह जी के 150वें जन्मवर्ष के अवसर पर वजह जी के समर्पित एक कोमेमोरेटिव वॉल्यूम गौरव ग्रंथ का हमने प्रकाशन किया है। और आगे वजह जी ने जो शिल्प विषयक जो लगभग 25 ग्रंथों का निर्माण किया है, उसका अध्ययन करके उसे फिर से प्रस्तुत करने के कार्य में हमारे अन्य साथी और गुरुजनों के साथ मिलकर के ये हमारी आगे की योजनाएं हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही प्रेरणादायी है ये सब। मैं यह शब्द जो है प्रेरणादायी, ये पिछले एक घंटे में शायद मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी है ही। और ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, हमें भी ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इस बात के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद क्रियास, जो कि अभी बडिंग स्टेज में है, लेकिन उद्देश्य तो हमारा भी ऐसे ही कुछ बड़ा कार्य निर्माण करने का है। आप सब लोगों का सहयोग इसमें होगा, मार्गदर्शन तो होगा ही। आपने आपका बहुत ही व्यस्त जो कार्यक्रम है उसमें से वक्त निकाला और क्रियास के लिए, हमारे लिए ये साक्षात्कार देना आपने कबूल किया। आपने इसको सम्मति दर्शाई, इसलिए मैं क्रियास की ओर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।